बिंदियापुर गांव में मानसी अपनी सौतेली माँ शांति और अपनी सौतेली बहन निशा के साथ रहती थी। मानसी का रंग सांवला था और वहीं निशा का रंग गोरा था और वो बहुत सुंदर थी। अपनी सौतेली माँ शांति के धमकी से लाचार होकर मानसी दिन भर घर का सारा काम करती थी। घर का सारा काम करके मानसी अपनी सौतेली माँ के पास आकर कहती है, माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। घर का काम कर दिया है तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? कल मुही कहीं की, जा यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी नम आंखों के साथ सिलाई करने बैठ जाती है। तभी वहाँ शांति आती है और कहती है, अरे ओ नाश पीटी और कल्लो माई, बंद करिए खटर पटर। जब देखो इस सिलाई मशीन पर बैठकर खटपट करती रहती है, सारी नींद खराब कर दी। चल अब जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए चाय बना कर ला। माँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दो, आज विमला काकी की बेटी की शादी है, बस उसका लहंगा तैयार होने ही वाला है, फिर मैं झटपट से चाय बना दूंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। अपना ये लहंगा लाचा बाद में सिलती रही हो, वरना मैं तुझे इस सिलाई मशीन के साथ घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मानसी सिलाई मशीन छोड़कर उनके लिए चाय बनाती है। चाय बनाकर उन्हें दे आती है, फिर वो लहंगा सिलने बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद विमला काकी उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे मानसी, दरवाजा खोल। मानसी दरवाजा खोलने जाती है और विमला काकी को अंदर लेकर आती है। लहंगा तैयार हो गया है क्या? हाँ काकी, हो गया है, ये लो लहंगा। लहंगा देखकर विमला काकी कहती है, अरे वाह मानसी, कितना सुंदर लहंगा सिला है तूने, कितनी बारीक बनावट और तुरपाई भी एकदम महीन। ये ले तेरा मेहनताना 1500 रुपए। पर काकी, ये 1500 तो बहुत ज्यादा है। अरे मानसी, तेरे हाथों के हुनर के आगे तो ये 1500 रुपए बहुत कम है। मानसी बेटा, मैं तो बस भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब तू अपनी शादी का लहंगा सिले। पूरे 22 बरस की हो चली है तू। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे हाथ कब के पीले हो चुके होते। इतना कहकर विमला काकी चली जाती है। विमला काकी के जाते ही शांति मानसी के हाथ से वो सारे पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे ये सारे पैसे मुझे। नहीं माँ, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे सिलाई मशीन पर अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर कमाए हैं। मैं लहंगों का एक बहुत बड़ा बुटीक खोलना चाहती हूँ, आप मेरे पैसे मुझसे मत लीजिए। तभी वहाँ निशा भी आ जाती है और कहती है, जानती हो माँ, ये काली कलूटी विमला काकी से हम माँ बेटी की बुराई कर रही थी, वो तो मैंने इसकी बातें सुन ली। अच्छा जी, क्यों रे नमक हराम, क्या खुचर बुसर कर रही थी तू? 4 पैसे क्या कमाने लगी है? तेरे तो तेवर ही बदल गए, लगता है तेरी गर्मी झाड़नी पड़ेगी। आज तू सारा दिन घर से बाहर रहेगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। शांति मानसी की एक नहीं सुनती और मानसी को घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर मानसी काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, परंतु अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो मानसी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में सरजू और राजू नाम के 2 लकड़हारे लकड़ियाँ काट रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, शाम के समय तो मुझसे लकड़ियाँ काटी ही नहीं जाती, मेरे हाथ तो बिल्कुल जम से गए हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस समय लकड़ियाँ काटने नहीं आता। काश ही कुछ ऐसा होता जिससे हमारी गरीबी मिट जाती। अरे भाई, ऐसा कुछ तो है। मैंने सुना है जहाँ पर ये जंगल खत्म होता है वहाँ एक जादुई लहंगों की दुनिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, इसलिए मैं आज तक कभी नहीं गया। उन दोनों की बातें सुनकर मानसी की आंखों में एक आर झिलमिलाने लगती है। वो तुरंत ही वहाँ निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। उस दरवाजे को देखकर मानसी कहती है, ये कैसा दरवाजा है? इसका ढांचा तो लहंगे के डिजाइन का है। मुझे लगता है शायद इसी दरवाजे के पीछे लहंगों की दुनिया है। मुझे सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अब तो इस दरवाजे के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। जैसे ही मानसी वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो लहंगों की दुनिया का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। वहाँ कई सारे पेड़ों की डाल पर सुंदर सुंदर लहंगे लटक कर चमचमा रहे होते हैं, परंतु उन सभी पेड़ों के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन्हें इस तरह रोता देखकर मानसी पेड़ों से पूछती है,
अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सब इन सभी जादुई लहंगों के लदे बोझ से थक गए हैं। क्या तुम हमें हल्का कर दोगी? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बोझ से निजात जरूर दिलवाऊंगी। मानसी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे सारे जादुई लहंगे नीचे गिर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी। अब तुम इन सभी जादुई लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाओ, वहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है पेड़ जी। पेड़ के कहे अनुसार मानसी उन लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ बहुत सारी काली काली लड़कियाँ खड़ी थी। उन लड़कियों की आंखों में बहुत बेचैनी थी। उन्हें देखकर मानसी उनसे पूछती है, सुनो, तुम सभी परेशान क्यों हो? मेरा नाम रेशमा है। हम सभी जादुई लहंगे के इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि इससे ही हमारा काला रंग मिटेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अरे हाँ, ये तो वही जादुई लहंगा है। क्या तुम इस लहंगे को हमें दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लहंगे तुम बेझिझक रख लो। मानसी उन लहंगों को उन्हें दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया लड़की। इसके बाद मानसी आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे जादुई लहंगों से बना बहुत बड़ा आलीशान घर दिखता है। उसके अगल बगल बहुत सारे जादुई लहंगों के पेड़ भी लगे हुए थे और वहाँ दुल्हन की तरह सजी एक लड़की भी खड़ी थी। वो मानसी को देखकर कहती है, आओ मानसी, जादुई लहंगा लोक में बना ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा स्वागत करता है। आज से ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा है। ये तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। ये सुनकर मानसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो बोलती है, अभी नहीं, पहले मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ मेरी माँ और पिता से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं उन्हें लेकर जल्दी से लौटूंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद मानसी जादुई लहंगा लोक से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ घर के बाहर खड़ी उसकी सौतेली बहन निशा गुस्से से कहती है, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो ये कलमुही लौट आई है। क्यों रे मेरी काली बहन, कहाँ थी अब तक? आज तो माँ तेरी अच्छे से हिसाब लेगी। मानसी बिना अपनी बहन को कोई जवाब दिए भीतर आकर अपने सामान बांधने लगती है, जिन्हें देखकर शांति कहती है, अरे ओ चोटी, क्या भर रही है इस बैग में? माँ, मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। ये सुनकर निशा कहती है, जाने दो माँ, इसके जाने से हमारे घर के ऊपर से काला बादल तो हटेगा। ये सब सुनकर मानसी चुपचाप बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निशा कहती है, अरे यो मेरी काली बहन, इतना तो बताती जा, आखिर तू जा कहाँ रही है? जादुई लहंगे लोक में बसे जादुई लहंगा घर में। अब मुझे इस घुटन भरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मानसी चली जाती है। ये सुनकर शांति अपनी बेटी निशा से कहती है, अरे मेरी बुद्धू बेटी, ऐसे खड़ी क्या है? इसका पीछा कर, आखिर माजरा क्या है पता तो कर। अपनी माँ की बात मानकर निशा मानसी का पीछा करने लगती है और लहंगे के दरवाजे तक पहुँच जाती है। अरे ये दरवाजा लहंगे का क्यों बना है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस जादुई लहंगा घर चाहिए। निशा मन में लालच लिए जादुई लहंगा लोक में प्रवेश करती है, जहाँ लहंगों से लदा पेड़ निशा से कहता है, जरा सुनो बेटी, मेरे तने इन लहंगों के बोझ से झुक गए हैं। तुम इन लहंगों को उतार कर मेरा बोझ हल्का कर दो। मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। हाँ, इतना बोलकर निशा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वही काली लड़कियाँ मिलती है जो मानसी को मिली थी। जरा रुको लड़की, क्या तुम हमारे लिए लहंगे लेकर नहीं आई? अरे मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आऊंगी? हटो मेरे रास्ते से। निशा उन लड़कियों को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत बड़ा लहंगों का घर दिखाई पड़ता है, जिन्हें देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे घर में प्रवेश करने जाती है कि तभी उसके रास्ते में दुल्हन सी सजी लड़की दलदल पैदा कर देती है और निशा उसमें डूबने लगती है। अरे अरे कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे। निशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मानसी लहंगा घर से बाहर आती है। मानसी को देखकर निशा कहती है, मानसी मानसी मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मेरी बहन, बुरे लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तभी दुल्हन सी सजी लड़की निशा को बहुत ही बदसूरत बना देती है और उसे लहंगा लोक से बाहर फेंक देती है। निशा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। निशा को ऐसी हालत में देखकर शांति कहती है,
अरे ये भिखारिन कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही है? अरे कौन हो तुम और निकलो यहाँ से। अरे माँ, मैं हूँ आपकी बेटी निशा। अरे बेटी, तू उस कल्लो माई की तरह इतनी काली कैसे हो गई? फिर निशा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। देखा माँ, आपका लालच मुझे ले डूबा। हाथ तो कुछ लगा नहीं, उल्टा मैंने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वही मानसी जादुई लहंगे के घर में ऐसे अपनी जिंदगी जी रही है। उस दिन के बाद से निशा को बदसूरत शक्ल लेकर ही जीना पड़ता है और शांति को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ मानसी साफ मन की होने के कारण लहंगा लोग की मालकिन बन जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। गौरवपुर नामक राज्य में माधुरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका एक भाई भी था, लखन। दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। वो दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ कैकई और सौतेली बहन रूपा के साथ रहा करते थे। वो दोनों माँ बेटी माधुरी को हर प्रकार का कष्ट देने की कोशिश किया करते थे। माधुरी की सौतेली बहन रूपा माधुरी जितनी खूबसूरत नहीं थी। रूपा का रंग सांवला था, जिस वजह से वो बदसूरत दिखती थी। इस वजह से कैकई माधुरी को और पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि वो उसकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। एक दिन कैकई माधुरी से कहती है, अरे माधुरी, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर माधुरी जल्दी से कैकई के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। माधुरी की सौतेली माँ को जादू टोना करना आता था। उस समय वो जादू कर रही थी। तभी माधुरी आवाज देती है, माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई हूँ। ठीक है, वहाँ रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है माँ। ऐसा कहकर माधुरी वहाँ से चली जाती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी वहाँ लखन आता है और माधुरी से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप बड़ी उदास लग रही हो। नहीं नहीं लखन, कुछ नहीं हुआ है। दीदी, मुझे सब पता है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। अब बताओ भी, क्या बात है। लखन, माँ हमसे दुर्व्यवहार क्यों करती है, जैसे कि हम उनके कोई नहीं लगते। अरे दीदी, आप माँ की बातों को दिल पर मत लो। मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। हाँ लखन, एक तुम ही तो मेरे अपने हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर माधुरी लखन को गले से लगा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद घर के काम करने चली जाती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों भाई बहनों से बहुत काम करवाते हैं और दोनों खुद सारा दिन आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लखन दिन भर बाहर का काम कर करके थक चुका था, इसलिए अब दोनों भाई बहन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और उसी रात वो दोनों घर छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तो कैकई आवाज लगाकर माधुरी को बुलाती है, माधुरी, जल्दी से मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कैकई के चिल्लाने पर माधुरी के रूम से कोई आवाज नहीं आती। माधुरी, अरे ओ माधुरी, कहाँ मर गई? कैकई माधुरी का कमरा खोलती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों मनहूस घर छोड़कर भाग गए हैं। कैकई जल्दी से अपने जादुई गोले में उन दोनों का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि माधुरी और लखन जंगल में सो रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ जंगल में सो रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये दोनों जंगल में चले गए। अब देखो कैसे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर कैकई अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। अब उन दोनों ने इस जंगल का पानी पिया तो वो दोनों मर जाएंगे। यहाँ माधुरी और लखन उठ जाते हैं। उठने के बाद वो देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद लखन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वो दोनों पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचते हैं और लखन जैसे ही पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है तभी उस तालाब से आवाज आती है, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम जानवर बन जाओगे। ये सुनकर माधुरी कहती है, भाई तुम इस तालाब का पानी मत पियो। तुमने सुना नहीं इस तालाब ने क्या कहा? उसकी बातें सुन लखन कुछ नहीं कहता और वहाँ से पानी ना पीकर
अपनी बहन माधुरी के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद लखन माधुरी से कहता है, दीदी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे आगे कोई तालाब मिला तो मैं उससे पानी जरूर पीऊंगा। मुझे सच में बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है भाई, आगे कोई तालाब मिला तो तुम पानी पी लेना। माधुरी और लखन बहुत देर तक जंगल में चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। लखन जल्दी से दौड़कर तालाब के पास जाता है और पानी पीने के लिए हाथ में पानी लेता है। तभी नदी से आवाज आती है, बच्चे रुको, अगर तुम इस नदी का पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर माधुरी लखन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार लखन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही लखन एक खरगोश में बदल जाता है। वो खुद को खरगोश बना देख बहुत दुखी होता है। माधुरी कहती है, भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब सुनो, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर खरगोश बना लखन रोने लगता है। तभी कुछ देर चलने के बाद माधुरी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। ये देख माधुरी लखन से कहती है, भाई अब हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर खरगोश अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है और बोलने की कोशिश करता है। हाँ दीदी। खरगोश को बोलता देख माधुरी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। वो लोग जंगल में घूमते हैं और जंगल से ही कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब माधुरी लखन को लेकर साथ में जंगल नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ऐसे ही एक दिन लखन माधुरी से कहता है, दीदी कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भाई, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ दीदी मैं जल्दी आ जाऊंगा, और हाँ मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलना। मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा तभी दरवाजा खोलना। ठीक है भाई, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लखन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद जंगल में घूमने के कारण लखन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल दूध की तरह चमक रहा था। उसी समय उस राज्य का राजकुमार युवराज जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, मगर उनको जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। तभी राजकुमार को अचानक खरगोश दिखाई देता है। उस खरगोश को देख राजकुमार उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो खरगोश तभी घर जाने के लिए निकलता है। खरगोश भागते भागते घर आ जाता है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी राजकुमार देखता है कि खरगोश झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो। ऐसे 3 बार खटखटाने पर माधुरी दरवाजा खोलती है। तभी राजकुमार की नजर माधुरी पर जाती है। माधुरी खरगोश को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख रहा था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मेरी तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी, मगर ये खरगोश के साथ क्या कर रही है, मुझे पता लगाना होगा। इतना सोचकर राजकुमार अपने सैनिकों को वापस महल भेज देता है और वो झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है अंदर, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर माधुरी दरवाजा खोलती है। माधुरी देखती है कि उसके सामने सुंदर नौजवान एक युवक खड़ा है। माधुरी की नजर उनसे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार माधुरी से कहता है, माफ कीजिए, मैंने आज आपको यहाँ देखा, इसलिए बस में आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार युवराज हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रही हो राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर माधुरी खुश तो होती है, परंतु पहले उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से परेशान होकर ये लोग वहाँ से भागकर इस जंगल में आ गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं?
हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बनकर आइएगा। मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। माधुरी को ये सब एक सपने जैसा लगता है। दीदी, कौन था दरवाजे पर? माधुरी अंदर आकर अपने भाई को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका भाई भी खुश होता है कि उसकी बहन से कोई राजकुमार शादी करना चाहता है। फिर वो दोनों अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। फिर दूसरे ही दिन राजकुमार और माधुरी की शादी हो जाती है। अब माधुरी और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। माधुरी अपने भाई को अपने पास ही रखती है। फिर एक दिन माधुरी की सौतेली माँ कैकई अपने जादुई गोले में उन दोनों भाई बहन का पता लगाती है कि दोनों जिंदा है भी या मर गए। तभी उसे अपने जादुई गोले में दिखाई देता है कि माधुरी तो राजमहल में महारानी की तरह रह रही है और लखन बगीचे में बहुत ही अच्छे से घास खा रहा है। ये सब देख कैकई को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है और चुपके से महल के अंदर घुस जाती है। महल में आने पर कैकई देखती है कि माधुरी अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख कैकई अपने जादू से अपनी बेटी को माधुरी बना देती है और बिस्तर पर सो रही माधुरी को बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी रूपा कहती है, माँ, हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पर राज करोगी, समझी? ठीक है माँ, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे, अब चलो मैं इस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ाती हूँ। तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? ऐसा कहकर कैकई राजकुमारी माधुरी को लेकर जंगल में चली जाती है। इधर लखन अपनी बहन के पास आता है तो रूपा उससे कहती है, अरे अरे, ये खरगोश मेरे कमरे में कैसे आया? सिपाही, निकालो इसे यहाँ से। महारानी का आदेश सुनकर सिपाही खरगोश को उनके कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख लखन बहुत हैरान हो जाता है। ये दीदी को अचानक क्या हुआ? मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? लखन दुखी होकर बगीचे में चला जाता है। इधर कैकई माधुरी को जंगल में छोड़ वापस महल आ जाती है। लखन का अपनी बहन के बिना मन नहीं लगता, इसलिए वो दोबारा अपनी बहन के कक्ष में जाता है तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ माधुरी के कमरे में है। यह देखकर लखन चौंक जाता है और वो कमरे से बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मेरी बेटी, मैं उस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ आई हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। आपका शुक्रिया माँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस तुम ये निश्चय करो कि तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे रहना है। जैसे माधुरी रहा करती थी वैसे ही तुम्हें रहना है, ताकि राजकुमार को तुम पर शक ना हो। ठीक है माँ। ये सब खरगोश सुन लेता है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर तक माधुरी को ढूंढता है, परंतु उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उसके पास आता है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो, तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा, मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर लखन से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन इस दिशा में मिल जाएगी। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हें खरगोश भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन लखन कहता है, बाबा, हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल। जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे सामने आएगी तो उस पर ये जल छिड़क देना। तब उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगे। तुम जल्दी से इस दिशा की ओर जाओ और अपनी बहन को लेकर जल्दी राजमहल पहुँचो। ऐसा कहकर बाबा खरगोश के गले में जल का बोतल बांध देते हैं। फिर खरगोश बाबा के बताए हुए दिशा की ओर जाता है। उसे कुछ देर चलने के बाद अपनी बहन दिखाई देती है। खरगोश जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचता है। दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है,
दीदी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। अब जल्दी से आप मेरे साथ राजमहल में चलो। मुझे साधु महाराज ने ये जल दिया है, इससे हम अपनी सौतेली माँ की सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। फिर मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगा। उधर राजकुमार जब अपने कक्ष में जाता है तो उसे राजकुमारी सोई हुई दिखाई देती है। तो वो दासी से पूछता है, अरे, ये राजकुमारी को क्या हुआ है? ये सोई हुई क्यों है? राजकुमार, महारानी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सोई हुई है। उनके उठ जाने पर मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, फिर इन्हें आराम करने दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर माधुरी और लखन महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी माधुरी दासी के रूप में महल में प्रवेश करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। थोड़ी देर बाद माधुरी और लखन चुपके से राजमहल के कमरे में चले जाते हैं और माधुरी कहती है, राजकुमार, मैं आ गई। राजकुमार माधुरी को दासी के कपड़े पहना देख उससे कहता है, राजकुमारी, आप ऐसे दासी वाले कपड़े में क्या कर रही हैं? राजकुमार, मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके मुझे जंगल में छोड़ दिया था और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और मंत्रियों से कहता है, अभी के अभी सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ दरबार में आता है और नकली राजकुमारी और उनकी माँ को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में नकली राजकुमारी और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। कैकई जब माधुरी को राजकुमार के साथ खड़ा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। राजकुमार कहता है, इन दोनों को अभी के अभी बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। तुम क्या मुझे बंदी बनाओगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती। अब मैं इस माधुरी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर कैकई कुछ मंत्र पढ़ती है। इससे पहले कि वो माधुरी पर कुछ करे, माधुरी पहले ही वो जल कैकई के ऊपर छिड़क देती है। तभी उस जल के प्रभाव से कैकई का सारा जादू काम करना बंद कर देता है। तभी राज्य के सिपाही दोनों माँ बेटी को कारावास में बंद कर देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी खुश होते हैं। उस जल के प्रभाव से कैकई की सारी बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। उसी के साथ लखन भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।